कर्नाटक में भाजपा ने 189 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अन्य पिछड़ा वर्ग के 32, अनुसूचित जाति के 30, अनुसूचित जनजाति के 16 और 8 महिलाओं के नाम शामिल। 52 नए चेहरों पर पार्टी ने लगाया दांव। राजस्थान में और बढ़ा कांग्रेस का अंदरूनी घमासान। पार्टी की चेतावनी को नजरअंदाज कर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ दिन भर अनशन पर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। कहा, चुनाव में अब सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं, हम जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। कांग्रेस के घमासान पर बीजेपी ने बोला हमला। अरुणाचल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बालोंग युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बाद में असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल यात्रा। अरुणाचल का नियमित दौरा करते हैं भारतीय नेता। अरुणाचल को बताया भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग। कहा, ऐसी आपत्ति। मानसून के मोर्चे पर मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर। इस साल सामान्य रहेगा मानसून। 96% बारिश के आसार। किसानों को भी होगा फायदा। अल नीनो का रहेगा असर, लेकिन मानसून के बाद के महीनों में प्रभाव पड़ने से बारिश पर ज्यादा नहीं पड़ेगा फर्क। और म्यांमार के मध्य क्षेत्र में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर। सैन्य शासन के विरोध में आंदोलनकारियों ने एक कार्यक्रम का किया था आयोजन। म्यांमार की सेना ने किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में भाजपा ने 189 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस पूरी लिस्ट में सबसे अधिक ओबीसी को 32, एससी 30, एसटी 16 और 8 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पूरी सूची में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 52 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में, तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पार्टी के महासचिव वरुण सिंह ने बताया कि इस बार राज्य में भाजपा के पक्ष में हवा है। आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया, इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है। और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई न विजन है न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बीजेपी ने कर्नाटक में नई पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान किया है। 21वीं सदी की भारत नहीं दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है। उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए। मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड different mass contact programs by party and the popular government of Sri Bommai ji, and Prime Minister Modi himself campaign and going to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. और वहीं राजस्थान में चुनाव नजदीक है। इसके ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पार्टी की चेतावनी के बावजूद अनशन पर बैठ जाना बताता है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पायलट क्यों बागी रुख अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं, आइए जानते हैं।
जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन की ये तस्वीरें कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कहानी कह रही हैं। सचिन पायलट ने 11 अप्रैल यानी मंगलवार की सुबह अपने वादे के मुताबिक जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन शुरू कर दिया। कांग्रेस आला कमान के नेताओं की ओर से उनके आंदोलन को पार्टी विरोधी बताए जाने के बाद भी पायलट नहीं रुके। वे धरना स्थल पर पहुंचे और गांधीवादी तरीके से अनशन की शुरुआत कर दी। देर शाम अनशन खत्म करने के बाद पायलट ने कहा कि वसुंधरा की सरकार में जो भी घोटाले हुए उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं आया। पायलट ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 6 से 7 महीने ही बचे हैं। हम जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था, करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। दिन भर सचिन पायलट के धरने को लेकर राज्य का सियासी माहौल गर्म रहा। धरना स्थल पर लगा पोस्टर भी सियासी कयासों को हवा देता रहा। दरअसल पायलट के अनशन स्थल के मंच पर लगे पोस्टरों में सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो लगी है। पोस्टर में राहुल गांधी से लेकर सोनिया प्रियंका गांधी सभी की फोटो नदारद है। इतना ही नहीं, पायलट के अनशन स्थल पर लगे बैनर में कांग्रेस पार्टी का सिंबल तक भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सरकार का अंतर्कलह चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। पंजाब में आपने देखा यही हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर झगड़े हो रहे हैं इनके, और तो और राजस्थान के अंदर ये झगड़े पिछले 4-4.5 साल से सबको नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा कि राजस्थान वालों के साथ धोखा। राजस्थान ने कांग्रेस को अवसर दिया सेवा करने का, लेकिन 4 साल से लगातार सत्ता की लड़ाई ही चल रही है। अनशन में हालांकि कोई भी मंत्री और विधायक शामिल नहीं हुआ, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह पायलट के अनशन में शामिल होने पहुंचे, जो सचिन पायलट के पुराने समर्थक हैं। वैसे कांग्रेस के नेता दबी जुबान से पायलट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा। मैनेज कर पा रहे हैं तभी तो हम सब साथ हैं। मत के अंतर हो सकते हैं, मत अंतर हो सकते हैं और रहते हैं। परिवार है, उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में मत में अंतर रहता है, पिता माता और पुत्र बेटियों के बीच में मत का अंतर रहता है। ये मत के अंतर रहते हैं, लेकिन परिवार हमारा अभी बना हुआ है। जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा। वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक दिन पहले ही बयान जारी करके अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बता दिया था। सचिन पायलट के अनशन से पहले ये माना जा रहा था कि मंगलवार को सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर जाएंगे। यहाँ वो गहलोत और पायलट दोनों नेताओं से बात सुनने के बाद कांग्रेस आलाकमान के साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि रंधावा अब बुधवार को जयपुर पहुंचकर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की राजनीति में सुलह की राह निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुलह जब होगी तब होगी, लेकिन पायलट गहलोत की लड़ाई लंबे समय से चल रही है और चुनावी मौसम में क्या असर दिखाएगी ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीन की टिप्पणी को भारत ने दरकिनार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा दी गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का था और रहेगा, वो हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने मंगलवार सुबह वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने इस स्मारक को तैयार किया है। भारतीय सेना और चीनी पीएलए के बीच 1962 में हुई वालोंग की लड़ाई में शहीद हुए जांबाजों की स्मृति में ये बनाया गया है। ये लड़ाई पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से बहादुरी, हिम्मत और बलिदान का एक शानदार उदाहरण थी। भारतीय सेना के बहादुरों ने 27 दिनों तक पीएलए के आगे बढ़ते सैनिकों को रोके रखा, जिससे उन्हें तवांग सेक्टर से वालिंग तक अपने रिजर्व डिवीजन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शाह ने कहा कि शहीदों का ये बलिदान देश याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अमित शाह ने भारत चीन सीमा से सटे अंजाव जिला के किबितू गांव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं अन्य नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ब्यूराम वहगे, अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्री बमांग फेलिक्स, सांसद तापीर गांव एवं विधायक दासंगलू पुल आदि मौजूद थीं। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पित है। दौरे के अगले चरण में अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। शाह ने कहा कि भाजपा संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय भाजपा की सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा असम की 14 में से 12 सीट जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास को आगे बढ़ा रही है, शांति को सुदृढ़ कर रही है, सलामती को सुनिश्चित कर रही है। मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। शाह का ये अरुणाचल दौरा काफी अहम था। सोमवार को ही अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। यहीं से उन्होंने दुश्मनों को संदेश दिया था कि अब जमीन हथियाने का जमाना गया। आज भारत की सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। इस बीच अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की टिप्पणी को भारत ने दरकिनार कर दिया है। चीन के आधिकारिक प्रवक्ता की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं, जैसे वे भारत के किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। इस तरह की यात्राओं पर आपत्ति करना तर्कसंगत नहीं है और इससे उपरोक्त वास्तविकता नहीं बदलेगी। चीन पहले भी अरुणाचल के बारे में टिप्पणियां करता रहा है और हाल ही में कुछ नाम भी बदले थे, लेकिन भारत हर बार साफ कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत दे दी थी। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि कुछ जगहों पर बिना शर्त रूट मार्च निकालने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के ऐतराज की बड़ी वजह यह थी कि पीएफआई पर बैन के बाद राज्य में कई जगहों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की घटनाएं हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किए। राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में भी इनका हवाला दिया, पर राज्य सरकार के दिए चार्ट से साफ है कि आरएसएस से जुड़े लोग, इनमें से ज्यादातर केस में पीड़ित थे, वो अपराधी नहीं थे। लिहाजा रूट मार्च की इजाजत वाले उच्च न्यायालय के आदेश में कोर्ट को कोई खामी नजर नहीं आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका में है। भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की हालत में अंतर पर निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि भारत में बढ़ी मुस्लिमों की आबादी, पाकिस्तान में सिकुड़ते जा रहे अल्पसंख्यक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर जोरदार हमला बोला। अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर जोरदार हमला बोला है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मंच पर संवाद करते हुए वित्त मंत्री ने दुनिया को बताया कि कैसे सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। PIIE के अध्यक्ष एडम पोसेन ने पश्चिमी मीडिया में भारत में अल्पसंख्यकों के हिंसा का शिकार होने जैसे मसले उठाए जाने पर सवाल पूछा तो निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे होती। वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी के बाद से पाकिस्तान के विपरीत भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फेलोशिप दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? वित्त मंत्री ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी बात की और कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है। यहाँ तक कि खुद को एक इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद वहाँ के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर उनका सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है। उन्होंने पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का ज्यादातर मामलों में व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीड़ितों को तुरंत दोषी मान लिया जाता है, यहाँ तक कि उचित जांच और एक ज्यूरी के तहत परीक्षण आयोजित किए बिना। Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शुरू से ही सबका साथ सबका विकास की सोच पर काम कर रही है। सरकार हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों के संपूर्ण विकास के लिए कदम उठा रही है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां प्रार्थना की और बच्चों द्वारा गाए गए भजन भी सुने। पीएम चर्च की कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए। यहां पीएम ने कैंडल जलाई और देश की शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री के गिरिजाघर पहुंचने पर चर्च में मौजूद लोगों में खासा उत्साह नजर आया। पीएम का ये दौरा ही बताता है कि सरकार अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मॉनसून के बारे में मौसम विभाग के अनुमान का इंतजार कर रहे लोगों को आज अच्छी खबर उस समय मिली जब मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि मॉनसून इस साल सामान्य रहेगा। इस अनुमान से किसानों के चेहरे भी खिल गए। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2023 के लिए मॉनसून की भविष्यवाणी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून का दीर्घावधि औसत 96% रहेगा, जो कि सामान्य स्तर माना जाता है। मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान किसानों और कृषि सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर है। खरीफ की फसलों, खासतौर पर धान की उपज पर अच्छी बारिश का काफी फायदा मिल सकता है, जिससे खरीफ में खाद्यान्न उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। जून जुलाई के महीने में अच्छी वर्षा के अनुमान से धान के बुआई के रकबे में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। सामान्य मानसून के अनुमान का मतलब देश में जून से सितंबर माह के बीच अच्छी वर्षा से है, जिसका असर देश के जलाशयों पर भी पड़ेगा, जिससे अगले साल गर्मी के महीनों में शहरों में जल की उपलब्धता भी बेहतर रह सकती है। मौसम विभाग ने अप्रैल और मई में देश के कुछ राज्यों में गर्म हवाएं चलने और तापमान में बढ़त की बात भी कही है। खास बात यह है कि फरवरी मार्च 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्ध के बर्फ से ढके क्षेत्र सामान्य से कम पाए गए हैं, जिसका अच्छा असर मानसून की बारिश पर देखने को मिलता है। हालांकि अल नीनो की मध्यम स्थिति मानसून के दौरान विकसित हो सकती है, लेकिन इसका असर अगर पड़ेगा भी तो मानसून के बाद के महीनों में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। एल नीनो के साथ मानसून से रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि आईएमडी जून सितंबर में वर्षा के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुमान जारी करता है। 2 चरणों में पूरे देश में औसत वर्षा के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है। 96 से 104% तक सामान्य मानसून, 105 से 110 तक सामान्य से अधिक मानसून की श्रेणी मानी जाती है, जबकि 90 से 95 के बीच सामान्य से कम बारिश मानी जाती है। मंगलवार को जारी अनुमान से काफी राहत मिली है, जिसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत फ्रांस मित्रता के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस के मंत्री ओलिवियर बेक्थ के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक बाजार है। 2030 तक भारत अपने निर्यात को $765 बिलियन से तिगुना करके $2 ट्रिलियन करना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं फ्रांसीसी कंपनियों को इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीयूष गोयल ने कहा कि फ्रांस भारत के लिए पसंदीदा साझेदार है। India today opens a huge opportunity to businesses around the world. From the Indian context, we can offer you scale, we can offer you speed, and we can offer you our skills. We are today one of the largest consumers of goods and services. We are fast, rapidly expanding our international engagement. Over the last 2 years, our export of goods and services have grown by over 50%.
And we hope to continue in this growth trajectory so that by 2030, we hope to see our exports of goods and services from India triple from its existing level of about $765 billion to $2 trillion. And we invite all of you to be a part of that journey in the next 7 years. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और नई रफ्तार के साथ